A very good evening to everybody. Welcome to Unacademy. मैं हूं प्रियंका उपाध्याय और आप सभी लोगों का स्वागत है आज की करंट अफेयर सीरीज में, जहां पर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे ऑफ 19 अप्रैल और एमपी लोकेशन, एमपी स्टेट का एक लोकेशन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ मैप. ठीक है, सो शुरू करते हैं अपना लेक्चर, जहां पर जो पहला क्वेश्चन है हमारा उसके बारे में बात करते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि त्रिमेरेसुरुस सालाजार, जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया है, वो एक क्या है? त्रिमेरेसुरुस सालाजार which has been seen in the news recently is a what? कोरोना के लिए क्या ये एक टीका है? सरीसृप का क्या ये एक किस्म है? चावल की क्या ये एक किस्म है या फिर एक वायरस है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2. ठीक है, ये एक वेराइटी ऑफ रेप्टाइल है. चलिए, इसके बारे में थोड़ी सी अगर मैं आपको बात बताऊं तो ये एक नई तरीके का स्पीशीज है सांप का, जिसका नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं त्रिमेरेसुरुस सालाजार रखा हुआ है, जो कि 5th स्पीशीज है एक रिप्टाइल का, और इसको अभी देखा गया था अरुणाचल प्रदेश में. ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में इसका जो अभी इवोल्यूशन है वो देखा गया है. तो द ग्रीन पिट वाइपर मतलब पूरे हरे रंग का है ये सांप, जो कि एक क्लास ऑफ स्नेक जिसको हम बोलते हैं त्रिमेरेसुरुस लासापेड, है ना, थोड़े से यूजुअल अनयूजुअल से टर्म है ये सारे. तो ये इस क्लास को बिलोंग करता है जो कि काफी पॉइजनस होता है. ठीक है, ज्यादा हम लोग बहुत डिटेल में इसमें नहीं जाके, बस आप नाम अगर याद रखें और कौन से स्टेट में अगर ये मिला है इसके बारे में याद रखेंगे तो वो काफी होगा. ठीक है, तो ये कैसे पता चला है कि बहुत ज्यादा विनोमिनस यानी कि बहुत ज्यादा जहरीला है? एक्चुअली कोई भी स्नेक में एक ऑर्गन होती है जिसको हम समझते हैं हीट सेंसिंग ऑर्गन से, जो उनकी नाक और जो आंख होती है उसके बीच में प्रेजेंट रहता है. तो उस ऑर्गन के थ्रू यहाँ पर ये डिटरमाइन किया गया है कि वो बहुत ज्यादा पॉइजनस होते हैं, बहुत ज्यादा वेनमस होते हैं. ठीक है, सो यहाँ पर ये अरुणाचल प्रदेश में देखा गया है. और हैरी पॉटर अगर आप लोग फॉलो करते हैं तो वहां पर इसी तरीके का एक वाइपर जो है वो हैरी पॉटर की सीरीज में भी देखने को मिलता है, जिसका इमेज मैं अभी आपको बताने वाली हूँ. ठीक है, सो इसको डिस्कवर किया गया था पक्के टाइगर रिजर्व में. ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है पक्के केसांग डिस्ट्रिक्ट, और वहीं पे एक पक्के टाइगर रिजर्व है जहां पर ये अभी स्नेक का जो एक नया स्पीशीज है उसको देखा गया है. ठीक है, सो ये आप देख सकते हैं बहुत ही डेंजरस त्रिमेरेसुरुस सालाजार इस स्पीशीज का नाम है. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे विश्व वन्यजीव कोष यानी कि WWF भारत के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? ठीक है, इज इट विराट कोहली, PV सिंधु, विश्वनाथन आनंद या फिर पुलेला गोपीचंद? यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा विश्वनाथ आनंद. ठीक है, WWF इंडिया के अभी ये रिसेंटली जो है एम्बेसडर के रूप में इनकी जो नियुक्ति है वो हुई है. तो 5 बार ये वर्ल्ड चेस चैंपियन रह चुके हैं विश्वनाथन आनंद जी, जिनको एम्बेसडर नियुक्त किया गया है WWF इंडिया का. ठीक है, जो कि एक एनवायरमेंट एजुकेशन प्रोग्राम रन कर रहा है रन करता है WWF, तो उसके ये एम्बेसडर अभी नियुक्त हुए हैं. एनवायरमेंट प्रोटेक्शन को लेकर WWF ने अभी 50 साल अपने पूरे कंप्लीट कर दिए हैं, और इसकी जो शुरुआत है, इस प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी 1976 में, जहां पर कुछ नेचर क्लब्स को फॉर्म करना है ना. नेचर क्लब्स का मतलब क्या हो जाता है, जैसे कुछ आपके यूनिट्स या ग्रुप्स बनाना जो कि एनवायरमेंट के लिए या पर्यावरण के लिए कुछ पहल लेते हैं या कुछ आइडियाज जनरेट करते हैं कि कैसे उसको हम बेहतर बना सकते हैं या कैसे उसको प्रोटेक्ट किया जाता है. ठीक है, तो यहाँ पर कुछ थिंकर्स मतलब कुछ ऐसे लोग जो कि वाकई अपना रुझान दिखा पाए पर्यावरण के प्रति, प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए, जितने भी हमारे इश्यूज हैं, जितने भी हमारे प्रॉब्लम्स हैं एनवायरमेंट से रिलेटेड, उनका सोल्यूशन प्रोवाइड कर पाए, एंड एनवायरमेंटली कॉन्शियस इंडिविजुअल्स. ठीक है, जो कि थोड़े से मतलब कॉशियस हैं एनवायरमेंट के प्रति, ऐसे लोगों की पूरी एक टीम तैयार करने का ये जो एम है इस प्रोग्राम के थ्रू रखा गया था. ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली ये 3 अप्रोच के साथ में, 3 स्ट्रैटेजी, 3 रणनीति दृष्टिकोण के साथ में ये काम करता है. दैट इज बिल्डिंग एनवायरमेंटल अवेयरनेस एंड नॉलेज. ठीक है, मतलब ज्यादा से ज्यादा अवेयर करना लोगों को पर्यावरण की प्रॉब्लम्स के प्रति के लिए. डेवलपिंग रिक्विजिट कैपेसिटी एंड स्किल्स, मतलब ऐसी क्वालिटी लोगों को इंक्लूड करना जो कि एनवायरमेंट के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर पाए. एंड इनेबलिंग एक्शन, मतलब ठीक है, एक सेंस करना और उसके लिए काम करना दोनों अलग अलग चीजें होती है. तो सिर्फ एनवायरमेंट के प्रॉब्लम को समझना ही सिर्फ काफी नहीं होगा, उसके लिए हम कुछ तत्परता दिखाएं, कुछ एक्शन करें,
वो भी ज़रूरी है। तो ये 3 पैरामीटर पे हमारा ये जो प्रोग्राम है ना, वो बेस्ड है। तो अभी तक 5 एजुकेशन प्रोग्राम्स हैं जो WWF के द्वारा रन किए जा रहे हैं 16 स्टेट्स में इंडिया में, जहां पर 50 लाख से ज़्यादा बच्चे, ठीक है, और कई सारे यूथ और जो लोकल सिटीजन्स हैं उनका भी पार्टिसिपेशन देखा जा रहा है। तो ही इज़ मिस्टर विश्वनाथन आनंद, जिनको ब्रांड एम्बेसडर अभी बनाया हुआ है। वर्ल्ड वाइड फंड ऑफ नेचर फॉर नेचर के बारे में हम लोग अगर बात करेंगे तो ये 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। जो हेडक्वार्टर है इसका वो है स्विट्जरलैंड में, वॉर्ड में इसका हेडक्वार्टर्स है। और ये एक चैरिटेबल पब्लिक ट्रस्ट है जो कि इट वाज सेट अप एज अ चैरिटेबल पब्लिक ट्रस्ट ऑन 1969, ठीक है। एज अ ट्रस्ट यहाँ पर डेवलप हुआ था ये 1969 में। ओके, आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन जो है नानशेखरन सथियान को पछाड़ते हुए अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ ITTF के नवीनतम रैंकिंग में सर्वोच्च स्थान पाने वाले भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं। इज इट हरमीत देसाई, मानव ठक्कर, अचंत शरद कमल या फिर सौम्यजीत घोष? तो यहाँ पर अचंत शरद कमल जो है वो बन गए हैं हाईएस्ट रैंक इंडियन टेबल टेनिस प्लेयर। अभी जो लेटेस्ट रैंकिंग अभी रिलीज हुई है ITTF के द्वारा, तो वहां पर उन्होंने इस व्यक्ति को पछाड़ दिया है और अभी इनकी जो रैंक है वो इम्प्रूव हो गई है पूरी ITTF की रैंक लिस्ट में, ठीक है। सो उनका नाम है अचंत शरद कमल, जो कि टॉप रैंक प्लेयर बन गए हैं अभी इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन की लिस्ट में, रैंकिंग लिस्ट में, ठीक है। तो ये रिलीज किया गया था 16 अप्रैल 2020 को, जहां पर इनकी रैंक को टॉप पर देखा हुआ है। फाइन। सो ये पहले हैं, मतलब शरद ने ये जो टाइटल अभी लिया हुआ है ये ओमान में जो ओमान ओपन जो हुआ था टेनिस, आपका एक इवेंट टेनिस स्पोर्ट, तो वहां पर इन्होंने पहली बार ITTF टाइटल को यहाँ पर उसके लिए ये यहाँ पर खेल रहे थे। पिछले 10 सालों से मतलब ये ट्राई कर रहे हैं, बट ये इनका पहला ITTF टाइटल है जो कि ये अभी गेन कर पाए हैं फॉर बीइंग इन द टॉप रैंक्स, ठीक है। सो ड्यू टू दिस ही वाज सक्सेसफुल इन इम्प्रूविंग द रैंकिंग, ठीक है। तो इनकी रैंक जो है वो थोड़ी सी नीचे चल रही थी, बट अभी काफी अच्छे लेवल पे रैंक पर आ चुके हैं, ठीक है। सत्यन स्लिप्ड 1 प्लेस टू नंबर 32, है ना। तो जो ये हमारे व्यक्ति हैं मिस्टर कमल, इनकी रैंक अभी हो गई है 31st, और जो सत्यन जी हैं उनकी प्लेस अभी हो गई है 32। बहुत क्लोज स्कोर से ये लोग आसपास रहे हैं। शरद का यहाँ पर स्कोर था 6460 का, और सत्यन का जो स्कोर है वो रहा था 6335, ठीक है। विमेन रैंकिंग्स की अगर हम बात करेंगे तो मनिका बत्रा जो है वो 63rd रैंक पर यहाँ पर आई हैं विमेन रैंकिंग्स में, जबकि सुतीर्था मुखर्जी शी हैज मैनेज टू एंटर द टॉप 100 फॉर द फर्स्ट टाइम। ये भी एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिसपे क्वेश्चन बन सकता है आपका। सो ये है अचंत शरद कमल, जो कि अभी टॉप रैंक्स में इनका नाम जाना जा रहा है। इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर्स है लसाने में, विच इज इन स्विट्जरलैंड। प्रेसिडेंट है इसके थॉमस विकर्ट, और इसकी स्थापना जो है वो हुई थी 1926 में, दैट इज इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। चलिए, निम्नलिखित में से कौन पुस्तक शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ PV सिंधु के लेखक हैं? कृष्ण स्वामी वी, KK खंडेलवाल, अभय कुमार या फिर सुसान निनान? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कृष्ण स्वामी वी। इन्होंने ये बुक लिखी हुई है शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ PV सिंधु। चलिए, इनके बारे में थोड़ी सी बात करें तो ये जो कृष्ण स्वामी वी जी हैं, इन्होंने ये बुक लिखी हुई है, और इस बुक को पब्लिश किया गया था हार्पर कॉलिंस के द्वारा, ठीक है। Amazon एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के द्वारा जो है इसको रिलीज किया गया था। इसके साथ में कुछ और भी 2 बुक्स हैं जो कि कोविड-19 के दौरान अभी रिलीज की गई है इस पब्लिशिंग कंपनी के द्वारा, है ना। पब्लिशिंग कंपनी ने इसको रिलीज किया हुआ है। सो यहाँ पर PV सिंधु का पूरा जो बायोग्राफी है ना, जहाँ पर उन्होंने उनका स्ट्रगल बताया हुआ है कि कैसे वो अपने घर से 40 किलोमीटर दूर पर जाकर अपनी ट्रेनिंग के लिए जाया करती थी, प्रैक्टिस के लिए जाया करती थी। तो पूरा जो स्ट्रगल है, पूरा जो उनका लाइफ फेज है, वो यहाँ पर इस बुक में शेयर किया हुआ है, ठीक है। सो PV सिंधु ने काफी सारे अभी रिकॉग्निशंस एंड रिवॉर्ड्स यहाँ पर जीते हुए हैं, ठीक है। कि जैसे अगर हम लोग बात करते हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप्स की, तो वहां पर उन्होंने 4 मेडल्स जीते हुए हैं। इसी के साथ साथ में ओलंपिक्स, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स में भी इन्होंने अपनी जो रैंक है वो बरकरार रखी हुई है। ओके, कृष्ण स्वामी वी जो लेखक हैं इस बुक के, उनके बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो वो एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है। मतलब जो भी स्पोर्ट इवेंट होता है उसको आप पूरा कवरेज ये करते हैं मीडिया के थ्रू, जर्नलिज्म के थ्रू, ठीक है। हु इज मिस्टर कृष्ण स्वामी वी,
और इन्होंने करीब से करीब 7 ओलंपिक गेम्स को कवर किया हुआ है और कई सारे जो इंटरनेशनल चैंपियनशिप्स रहे हैं बैडमिंटन में उनको इन्होंने कवर किया है। इसी के साथ साथ इन्होंने एक और बहुत ही फेमस बुक भी लिखी हुई है विच इज सचिन अ हंड्रेड हंड्रेड्स नाउ। ठीक है, सचिन तेंदुलकर पे ये जो बेस्ड बुक है वो भी इन्हीं के द्वारा लिखी हुई है, हु इज मिस्टर कृष्ण स्वामी वी। ओके, सो ये कवर पेज है उस बुक का, शटल टू द टॉप, विच इज बायोग्राफी ऑफ पीवी सिंधु। हार्पर कॉलिन्स इंडिया के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो ये एक सब्सिडियरी कंपनी है। ठीक है, एक सब्सिडियरी कंपनी है हार्पर कॉलिन्स पब्लिशर्स की। ठीक है, तो कई सारे इंपॉर्टेंट जो लिटरेचर्स, जो बुक्स हैं, इनके द्वारा जो है रिलीज किया हुआ है इस पब्लिशिंग एजेंसी के द्वारा, जहां पर जो भी ऑथर्स हैं हार्पर कॉलिन्स इंडिया के, उन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स जीते हुए हैं, लिटरेरी अवार्ड्स जीते हुए हैं, जिसका लिस्ट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है आपके लिए। जैसे मैन बुकर प्राइज है, पब्लिशिंग नेक्स्ट अवार्ड है, क्रॉसवर्ड बुक अवार्ड है, इस तरीके के जितने भी लिटरेरी अवार्ड्स होते हैं तो वहां पर हार्पर कॉलिन्स के ऑथर्स ने उनको जीता हुआ है। ठीक है, सो हार्पर कॉलिन्स इंडिया अगेन एक मतलब इकलौता एक ऐसा पब्लिशर है या काफी सारे पब्लिशिंग एजेंसीज में से एक है जिन्होंने अवार्ड जीता हुआ है विच इज द पब्लिशर ऑफ द ईयर अवार्ड। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर्स जो है वो है यूएसए में, एंड जो आयोग, इसके जो संपादक हैं, इस आयोग के संपादक हैं, उनका नाम है अनन्या बोर्गो है। ठीक है, सो शी इज द कमिश्निंग एडिटर फॉर हार्पर कॉलिन्स। हाल ही में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने असेस कोरोना मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश, गोवा, दिल्ली या फिर मध्य प्रदेश? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा दिल्ली। ठीक है, दिल्ली ने जो है ये एसेस कोरोना मोबाइल एप्लीकेशन अभी लॉन्च किया हुआ है, जिसके पर्पस के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट ने एडवाइस किया है सारे ऑफिशियल्स को कि वो एसेस कोरोना ये जो एप्लीकेशन है उसको यूज करें। जब भी वो डोर टू डोर सर्वे के लिए जाएंगे तो वहां पर अपने काम को थोड़ा इजी करने के लिए और डेटा को रियल टाइम बेसिस पे अपडेट करने के लिए ये एप्लीकेशन को अभी लॉन्च किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर डिसीजन मेकिंग मतलब जो सॉरी जो आपका टेस्टिंग और असेसमेंट रहेगा पेशेंट्स का, जहां पर डोर टू डोर सर्वे के द्वारा वो किया जा रहा है, तो उनकी जो पूरी डिटेलिंग है, उनका जो पूरा डेटाबेस क्रिएशन है, वो इस मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू बहुत इजीली हो पाएगा और जितने भी छोटे छोटे या जो ऑब्स्टिकल्स या परेशानियां होती थी सैंपल कलेक्शन या डेटा कलेक्शन में, वो अब यहाँ पर नहीं रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर इस एप्लीकेशन के थ्रू जो भी कलेक्टेड डेटा है उसको अपलोड किया जा सकता है रियल टाइम बेसिस पे। ठीक है, फ्रॉम द सर्वर्स फ्रॉम इट्स इमीडिएट एनालिसिस। ओके, ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है दैट इज एसेस कोरोना, यहाँ पर इसको लॉन्च किया जा रहा है कीपिंग इन व्यू द चैलेंजेस। जो हमारे कर्मचारी हैं, जो भी चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, जो भी परेशानियां उनको हो रही है डेटा कलेक्शन में, उसको मद्देनजर रखते हुए ये जो एप्लीकेशन है उसको अभी लॉन्च किया हुआ है, जहां पर डेटा जो है वो कलेक्ट किया जाएगा किसी भी व्यक्ति का इन अ फिजिकल फॉर्म। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 6th क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने कोरोना रोगियों के उपचार में लगे प्रत्येक कर्मियों को प्रति माह 10,000 रुपए देने का निर्णय किया है? बिहार, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर राजस्थान? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में जितने भी हमारे कर्मी हैं जो कोविड-19 के पेशेंट्स को डील कर रहे हैं, उनको ट्रीट कर रहे हैं, उनको पर मंथ जो है वो 10,000 रुपीज का यहाँ पर फाइनेंशियल बेनिफिट जो है वो यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, इसी के साथ साथ में कोई दूसरे कर्मी अगर किसी दूसरे डिपार्टमेंट के हैं और अगर वो इन्फेक्टेड पाए जाते हैं तो उनको भी 10,000 रुपीज का जो प्रोविजन है वो दिया जाएगा। कोरोना इन्फेक्टेड पेशेंट्स की अगर मैं बात करूं मध्य प्रदेश स्टेट में, तो वो ऑलमोस्ट मतलब 1360 तक की जो नंबर है वो जा चुकी है, जहां पर 69 लोग अभी तक उनकी डेथ हो चुकी है बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन एंड 68 लोग हैं जो रिकवर हो चुके हैं अभी तक। इंदौर और भोपाल के स्टैटिस्टिक्स के बारे में अगर मैं बात करूंगी तो एज ऑफ नाउ 892 पेशेंट्स हैं जो कि अभी इन्फेक्ट हो चुके हैं और 197 है भोपाल में। ठीक है, हालांकि जो रिकवरिंग रेट है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है इंदौर और भोपाल में, पूरे स्टेट में, but this is the number which I have shared now as of like for Indore and Bhopal. मध्य प्रदेश स्टेट की अगर हम लोग बात करेंगे तो कैपिटल है इसका भोपाल। डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं इसके 55। ठीक है, अभी 3 नए डिस्ट्रिक्ट्स जो एड ऑन हुए हैं, उसके बाद भी 55 डिस्ट्रिक्ट्स हो गए हैं मध्य प्रदेश में। लार्जेस्ट सिटी है मध्य प्रदेश में इंदौर। सीएम जो है यहाँ के ही मिस्टर शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर है यहाँ के लालजी टंडन। और कुछ फेमस नेशनल पार्क्स का यहाँ पर लिस्ट लिखा हुआ है, जैसे बांधवगढ़ नेशनल पार्क,
फॉसिल नेशनल पार्क, कान्हा किसली नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पन्ना, पेंच, संजय एंड सतपुड़ा नेशनल पार्क। ये आपके कुछ फेमस नेशनल पार्क्स है फॉर मध्य प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने किसानों को अपनी कृषि उपज को मंडियों तक पहुंचाने में मदद करने के लिए निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन शुरू किया है? कृषि सेवा, कृषि रथ या फिर किसान रथ? तो यहां पर इसका सही आंसर हो जाएगा कृषि रथ। ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही रहेगा। अब इसके थ्रू क्या कर पाएंगे, ये एप्लीकेशन के थ्रू क्या होगा कि जो भी किसान है जितना भी क्वांटिटी या जितना भी उत्पाद वो पोस्ट करना चाहते हैं या वो भेजना चाहते हैं वाया ट्रांसपोर्ट, तो उसको वो अपलोड करेंगे उस एप्लीकेशन में। उसको पोस्ट करने के बाद में यहाँ पर उनको ट्रक की अवेलेबिलिटी, मतलब जो आपको ट्रांसपोर्ट करेगा उनका मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह तक, तो वहां पर जो प्राइस लेंगे ट्रांसपोर्टेशन का और जो भी ट्रक अवेलेबल रहेगा उसका पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर उनको मिल जाएगा। ठीक है, एक बार उस किसान ने कंफर्म किया कि हाँ ठीक है इस ट्रांसपोर्ट रेट पे मैं तैयार हूँ और जो भी ट्रक है वो अवेलेबल है, तो यहाँ पर वो पूरी ट्रांसपोर्ट डिटेल्स जो है यहाँ पर शेयर कर ली जाएगी। ठीक है, यहाँ पर वो कनेक्ट कर सकते हैं इस एप्लीकेशन के थ्रू, मतलब जो मर्चेंट है जिसके पास ये मटेरियल जाएगा उसके पास में भी पूरी ट्रैकिंग रहती है और किसान के पास में भी पूरी ट्रैकिंग रहती है और प्राइजेस यहाँ पर नेगोशिएट किए जा सकते हैं, है ना, कि मतलब अगर ट्रांसपोर्ट का कोई रेट ऊपर नीचे करना है तो यहाँ पर ये किया जा सकता है विद द लाइक बिटवीन द फार्मर एंड द ट्रांसपोर्टर। तो यहाँ पर जो लोड अवेलेबिलिटी है वो पोस्ट की जाएगी फार्मर के द्वारा और ये दोनों को विजिबल रहेगा, मतलब जो आपका रिसीव करने वाला है मटेरियल उसको भी पूरी जानकारी रहेगी और ट्रांसपोर्टर्स को भी ये पूरा दिखता रहेगा। ठीक है, सो द मर्चेंट्स कैन गेट द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इन्फॉर्मेशन। जो भी उत्पाद भेजा गया है किसी किसान के द्वारा तो वो पूरा ट्रैकिंग, मतलब कहाँ पर कितने बजे कितने क्वांटिटी में वो अपलोड किया हुआ है, ठीक है, कौन सा ट्रक कहाँ पर है, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर इन लोगों को मिलती रहेगी। ठीक है, सो दे कैन अरेंज द ट्रक्स टू कलेक्ट द गुड्स फ्रॉम मेनी फार्मर्स। ठीक है, इस वजह से क्या होगा, इस एप्लीकेशन के थ्रू क्या होगा कि जितना भी प्रोडक्शन वो लोग ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स उनको अवेलेबल रहेगा और वो ज्यादा से ज्यादा सप्लाई जो है वो कर सकते हैं। तो अभी तक 5.7 लाख ट्रक्स, इतने नंबर ऑफ ट्रक्स जो हैं अभी वो लिस्ट किए गए हैं इस पूरे ट्रांसपोर्टेशन मोड के लिए। चलिए 8th क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी की एक वैज्ञानिक टीम ने कैप्लर 1649c नामक एक पृथ्वी के आकार के एक्सोप्लैनेट की यहाँ पर खोज की है? ठीक है, तो इसका सही नाम यहाँ पर हो जाएगा नासा। नासा ने यहाँ पर जो कैप्लर 1649c नामक का एक पृथ्वी के आकार का एक्सोप्लैनेट है उसकी यहाँ पर खोज की हुई है। तो अगर आप इसके इमेज देखोगे तो बिल्कुल अर्थ जैसा ही ये दिखता है, कुछ मतलब 1.5 गुना ये ऐसा आप मान सकते हो कि ये ज्यादा होगा साइज में कंपेयर टू दी अर्थ। ठीक है, और यहाँ पर जो साइंटिस्ट हैं यूएस के एक टीम है साइंटिस्ट्स की, नासा की ये टीम है जिन्होंने ये खोज की है अर्थ साइज्ड एक्सोप्लैनेट जिसका नाम है केपलर 1649c। ठीक है, तो यहाँ पर इसको स्पॉट किया गया था जब एक पुराना डेटा ये लोग एक्सप्लोर कर रहे थे, तब वहां पर ये देखा गया था कि केपलर नाम का एक अर्थ जैसा एक जो एक्सोप्लैनेट है यहाँ पर देखा जा पा रहा है। तो अर्थ से ये करीब से करीब मतलब 300 लाइट ईयर्स की दूरी पर है और करीब से करीब मतलब जस्ट 1 टाइम 1 गुना ज्यादा साइज का है, ये अर्थ से ज्यादा साइज का है। और टेम्परेचर कंडीशंस की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये अगेन मतलब टेम्परेचर कंडीशंस जो अर्थ में होती है उसी तरीके की कंडीशंस यहाँ पर भी देखी गई है। एंड सौर ऊर्जा, जैसे हम लोग सोलार एनर्जी के बेसिस पे वर्क करते हैं या हमारा प्लैनेट वर्क करता है, उसी तरीके से 75% की जो एनर्जी है वो इस प्लैनेट के द्वारा जो है वो यूज की जा रही है। ठीक है, सो इट टेक्स 75% ऑफ इट्स एनर्जी फ्रॉम द सन एज आवर प्लैनेट डज। तो यहाँ पर इसका ये जो पूरा फाइंडिंग था वो एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में अपलोड किया गया था। ये एक जर्नल है जिसका नाम है एस्ट्रोफिजिकल जर्नल लेटर्स एंड लीड ऑथर ऑफ द स्टडी वॉज वांडरबर्ग। जिन्होंने खोज की थी उसका उनका नाम है वांडरबर्ग, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में एक रिसर्चर हैं हु इज देयर इन यूएस नाउ। ठीक है, सो दिस इज द आंसर। ये केपलर 1649c है which looks same as that of Earth here. ओके, चलिए नासा के स्टैटिक इंफॉर्मेशन के बारे में हमने कई बार बात की है कि इसका हेडक्वार्टर्स यूनाइटेड स्टेट्स में है। इसके संस्थापक हैं ड्वाइट डी एइसेनहावर। इसकी स्थापना जो है वो की गई थी 1958 में और जो प्रबंधक है उनका नाम है जिम ब्रिंडलस्टाइन। ओके,
9th क्वेश्चन है कि हाल ही में व्हाइट हाउस के कोरोना वायरस सलाहकार परिषद में नियुक्त किए गए भारतीय अमेरिकी सांसद का नाम क्या है? तो उनका नाम है रो खन्ना। ठीक है, जहां पर ये व्हाइट हाउस के कोरोना वायरस सलाहकार परिषद में ये नियुक्त किए गए हैं। ही इज द इंडियन अमेरिकन, वी कैन से, हु इज बिलोंगिंग टू अ डेमोक्रेटिक कांग्रेसमैन। ठीक है, और उनको अपॉइंट किया गया है व्हाइट हाउस कोरोना वायरस एडवाइजरी काउंसिल, जिससे कि वो कोविड-19 से कैसे बचना है, या जो उस पूरी टीम में वो इन्वॉल्व हैं, हु इज मिस्टर रो खन्ना। तो 43 इयर्स के हैं ये, हु इज एन इंडियन अमेरिकन और एक लॉ मेकर हैं, जिनको ये व्हाइट हाउस का जो टीम वर्क है, जहां पर ये लोग कोरोना वायरस से किस तरीके से लड़ना है, या एक कांग्रेसमैन पार्टी को ये बिलोंग करते हैं, हु इज मिस्टर रो खन्ना। ओके, सो इफ आई टेल यू, इसके पहले मतलब यहाँ पर मतलब इस फील्ड में आने के पहले, लॉ मेकिंग फील्ड में आने के पहले, ये यूनिवर्सिटी में एक फैकल्टी थे जहाँ पर इकोनॉमिक्स ये पढ़ाया करते थे, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। एंड he taught law at Santa Clara University and American Jurisprudence at San Francisco State University. ठीक है, इन्होंने एक लॉयर की तरह भी काम किया हुआ है एंड ही इज एन एजुकेशनिस्ट ऑल्सो। ठीक है, तो ये है मिस्टर रो खन्ना, जिनके बारे में अभी हमने बात की थी। 10th क्वेश्चन है कि विश्व यकृत दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मानव शरीर में यकृत यानी कि लिवर के महत्व को समझने तथा लोगों को जागरूक करने हेतु विश्व यकृत दिवस प्रतिवर्ष 19 अप्रैल को मनाया जाता है। और जो सेकंड हमारा पॉइंट है वो ये है कि यह तीसरा सबसे बड़ा अंग है और हमारे शरीर के पाचन तंत्र का प्रमुख खिलाड़ी है। तो इन दोनों स्टेटमेंट में से हमें बताना है कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है। तो यहाँ पर हमारे दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो सही कहलाएंगे। ठीक है, जो वर्ल्ड लिवर डे है वो मनाया जाता है कब? 19 अप्रैल को वो मनाया जाता है, जहां पर उसकी इंपॉर्टेंस बताई जाती है ह्यूमन बॉडी में कि कैसे जो लिवर है, लिवर एलिमेंट्स को कैसे ट्रीट किया जा सकता है, ये इसकी अवेयरनेस जो है वो दी जाती है वर्ल्ड लिवर डे के दिन। ठीक है, WHO के अकॉर्डिंग जितने भी लिवर डिजीजेस हैं, ठीक है, द लिवर डिजीजेस आर 10th मोस्ट कॉमन, मतलब बहुत कॉमन प्रॉब्लम है लिवर डिजीजेस की, और हर कोई व्यक्ति या जो दूसरा तीसरा व्यक्ति है उनको लिवर की प्रॉब्लम या उससे रिलेटेड जो डिजीजेस हैं वो रहते ही हैं। ठीक है, लिवर के बारे में अगर हम लोग बात करें तो यह मानव शरीर में एक अद्वितीय अंग है, और पुनर्जनन मतलब जो आपका रीजनरेट हो पाता है ये अपने आप। ठीक है, और एक सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गन है विच इज अ की प्लेयर इन आवर बॉडीज डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो कब मनाया जाता है ये दिन? इट इज ऑब्जर्व्ड ऑन 19th अप्रैल। नाउ एज वी नो द फंक्शन ऑफ लिवर, की जो भी हम कंज्यूम करते हैं वो लिवर से ही पास होता है। जितने भी इन्फेक्शंस हैं, जितने भी टॉक्सिन्स हैं, जितने भी हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल से उसका पूरा कंट्रोलिंग देखता है ये। एंड इट रेगुलेट्स द ब्लड शुगर, है ना, इट मेक्स प्रोटीन्स एंड इट रिलीजेस बाइल टू हेल्प डाइजेशन। तो ये इसका रोल रहता है, दैट इज ऑफ लिवर। नेक्स्ट, दैट इज द वर्ल्ड लिवर डे, हम लोग 19 अप्रैल को ये ऑब्जर्व करते हैं। चलिए, मैप क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ये एक लोकेशन आपको यहाँ पर दिया हुआ था, जिससे रिलेटेड ये 3 हिंट आपको दी हुई थी कि यह मिट्टी निर्मित बांध है, यह वेन गंगा नदी पर है, और यह एशिया का सबसे बड़ा कीचड़ बांध है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इट इज भीमगढ़ बांध। ठीक है, भीमगढ़ बांध जो है दैट इज द आंसर फॉर दिस मैप लोकेशन, भीमगढ़ बांध। ठीक है, सियोनी डिस्ट्रिक्ट में है ये, सियोनी डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है ये बांध, जहां पर इसकी हाइट ऑलमोस्ट 3871 मीटर्स है। ठीक है, और इरिगेशन के स्कोप को इस बांध ने बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है, क्योंकि एक सॉइल डैम है, तो इरिगेशन का जो प्रोविजन है वो काफी ज्यादा इम्प्रोवाइज हुए हैं इससे। और इसको बनाने का मेन पर्पस यही था कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का जो पार्ट था, जो कि स्टेट गवर्नमेंट चाहती थी, या रादर इलेक्ट्रिसिटी का जो एक मेन जनरेशन पार्ट है, उसको डेवलप करने के लिए ये जो बांध है वो डेवलप किया गया था, या इसको सेटअप किया गया था, मैन्युफैक्चर इसको किया गया था। ठीक है, सो दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस, दैट इज भीमगढ़ बांध। सो गाइज, अभी रिवीजन के लिए हमने कल पूरा जो इंपॉर्टेंट वीकली क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस किया है, तो इसीलिए मैं पुराने क्वेश्चंस एज सच कोई फ्रेश हमारे पास कल के हैं नहीं, तो मैं अब कल जो आप लोगों को बताऊंगी वहां पर हम लोग आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आप लोग प्लीज सारी रिकॉर्डिंग्स देखें, हर दिन का ये अपडेट आप लोगों को मिलता रहता है इन दी अनअकैडमी चैनल फॉर MPPSC एंड व्यापम। तो आप लोग प्लीज कनेक्टेड रहें, प्लीज गिव योर फीडबैक्स एंड सजेशंस कि हम लोग कैसे और इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या एडिशंस आप लोग चाहते हो लेक्चर में, यू कैन प्लीज सजेस्ट एंड गिव योर फीडबैक्स। ऑलराइट, चलिए, थैंक यू सो मच एंड हैव अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल डे अहेड। जय हिंद।